हेलो फ्रेंड्स, यू आर नॉट योर माइंड, जो कि फर्स्ट चैप्टर है पावर ऑफ नाउ का, उसका बाकी का हिस्सा। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि वॉचिंग द थिंकर, जो आपके दिमाग में विचार चल रहा है उसको वॉच करके आप कैसे नो माइंड स्टेट में जा सकते हो। अब इसमें दूसरा एक तरीका है कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द थिंकर यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ गैप इन द माइंड स्ट्रीम सिंपली बाय डायरेक्टिंग द फोकस ऑफ योर अटेंशन इनटू द नाउ। आप ये भी अपना सकते हो कि आप वर्तमान में अपनी अटेंशन ले आओ, वर्तमान में जस्ट बिकम इंटेंसली कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसके बारे में इंटेंसली कॉन्शियस हो जाओ। This is a deeply satisfying thing to do. In this way, you draw consciousness away from mind activity and create a gap of no mind in which you are highly alert. इस तरीके में आप अपनी कॉन्शियसनेस को क्या करते हो, मस्तिष्क की एक्टिविटी से ड्रॉ करके मतलब दूर लाके नो माइंड स्टेट में आ जाते हो, हाईली अलर्ट हो जाते हो प्रेजेंट के लिए। दिस इज द एसेंस ऑफ मेडिटेशन। और यही क्या है, मेडिटेशन, ध्यान का क्या है, एसेंस है। इन योर एवरीडे लाइफ यू कैन प्रैक्टिस दिस बाय टेकिंग एनी रूटीन एक्टिविटी। आप इसका अभ्यास अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो। कैसे? नॉर्मली इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड एंड गिविंग इट योर फुलेस्ट अटेंशन। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपनी फुली अटेंशन देके, for example, every time you walk up and down the stairs in your house, pay close attention to every step. जैसे आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, तो आप हर स्टेयर को क्लोजली वॉच करो, अटेंशन पे करो। आप कैसे अपना पैर ऊपर उठा रहे हो, फिर कैसे रख रहे हो, या जैसे आप अपने हाथ धो रहे हो। When you wash your hand, pay attention to all the sense perception associated with the activity. आपकी जितनी भी सेंसेस उस एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, जैसे आप पानी आपके हाथों में लग रहा है तो वो टच कैसा लग रहा है, या टैप से जो वाटर निकल रहा है तो उसकी आवाज़ कैसी है, द सेंट ऑफ द सोप, साबुन की महक कैसी है। तो वो जो वर्तमान में एक्टिविटी हो रही है उसके हर पार्ट पे आप क्लोजली अटेंशन पे करो। When you get into car, after you close the door, pause for a few seconds and observe the flow of your breath. अपनी जो सांसें उनके फ्लो को आप ऑब्जर्व करो। Become aware of a silent but powerful sense of presence. जो आपकी प्रेजेंस है वो बेशक शांत है पर बहुत पावरफुल है, और उस प्रेजेंस को आपको फील करना है। This is one certain criteria by which you can measure your success in this practice, the degree of peace that you feel within. इस एक्टिविटी में आप कितने सफल हो, इसको मापने का एक तरीका है कि आप अपने अंदर कितनी शांति महसूस करते हो। जैसे जैसे ये सुनने में आसान लग रहा है पर ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो इतने बरसों की आदत हो चुकी है सोचने की, कुछ सोचते रहने की, उस सोच से अलग करके प्रेजेंट में अपने ध्यान को लाना इज़ नॉट ईजी थिंग। सो द सिंगल मोस्ट वाइटल स्टेप ऑन योर जर्नी टूवर्ड एनलाइटनमेंट इज दिस: लर्न टू डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम योर माइंड। तो आपको ये चीज़ सीखनी है कि आप स्वयं को अपने मस्तिष्क से कैसे अलग हटाकर आइडेंटिफाई करें, डिस आइडेंटिफाई। एवरी टाइम यू क्रिएट अ गैप इन द स्ट्रीम ऑफ माइंड, द लाइट ऑफ योर कॉन्शियसनेस ग्रोज स्ट्रोंगर। प्रत्येक समय जब आप अपने माइंड में एक गैप लाते हैं तो जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसकी लाइट ग्रो करती है। वन डे यू मे कैच योर सेल्फ स्माइलिंग एट द वॉइस इन योर हेड। और जब आप ये सतत अभ्यास करते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं आप उन पे हंसते हो। दिस मीन्स दैट यू नो लॉन्गर टेक द कंटेंट ऑफ योर माइंड। इसका मतलब है कि जो आपके दिमाग में कंटेंट चल रहा है आप उससे अब प्रभावित होना बंद कर चुके हो।
आपका जो सेल्फ है वो अब उस पर डिपेंड नहीं करता। तो प्रश्न आता है कि इजंट थिंकिंग एसेंशियल इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड? तो क्या इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सोचना ज़रूरी नहीं है? तो ऑथर कहता है कि योर माइंड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, अ टूल। आपका जो दिमाग है वो एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ देयर टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क एंड व्हेन टास्क इज कंप्लीटेड यू ले इट डाउन। इसका यूज़ किसी भी टास्क के लिए करो और जब टास्क खत्म हो जाए इसको साइड कर दो। As it is, I would say about 80 to 90% of most people's thinking is not only repetitive and useless, but because of its dysfunctional and often negative nature, much of it is also harmful. 80 से 90% जो हमारी थिंकिंग है वो या तो रिपीटेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं या यूजलेस थॉट हैं। दिस इज़ फैक्ट। एक पूरा दिन आप अपने थिंकिंग को वॉच करोगे तो आप पाओगे कि उसमें से कितने विचार तो बिल्कुल यूजलेस हैं। कुछ चिंताग्रस्त विचार हैं आप फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर कैसा होगा, सिक्योरिटी या पास्ट में जो हुआ। ऑब्जर्व योर माइंड एंड यू विल फाइंड दिस टू बी ट्रू। इट कॉजेज अ सीरियस लीकेज ऑफ वाइटल एनर्जी। और इसी से आपकी जो एक प्राण ऊर्जा है ना उसका बहुत बड़ा हिस्सा खत्म होता रहता है। दिस काइंड ऑफ कंपल्सिव थिंकिंग इज एक्चुअली एन एडिक्शन। और ये जो कंपल्सिव थिंकिंग है ये एक प्रकार की एडिक्शन है, लत है। क्वाइट सिंपली दिस यू नो लॉन्गर फील दैट यू हैव द चॉइस टू स्टॉप, क्योंकि आपके पास इसको रोकने का विकल्प नहीं है। इट सीम्स स्ट्रॉन्गर देन यू, यह आपसे ज़्यादा मजबूत दिखती है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ प्लेजर दैट इनवेरिएबली टर्न्स इनटू पेन। एक झूठी खुशी आपको मिलती है लेकिन जो लॉन्ग टर्म में आपको दुख देती है। वाई शुड वी बी एडिक्टेड टू थिंकिंग? अब प्रश्न होता है कि हम एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं? बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड विद इट, क्योंकि आप अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करते हो। विच मीन्स दैट यू डिराइव योर सेंस ऑफ सेल्फ from the content and activity of your mind because you believe that you would cease to be if you stop thinking। क्योंकि आपके दिमाग में जो भी कंटेंट चल रहा है आप उससे खुद को आइडेंटिफाई करते हो और आपको लगता है कि अगर आप सोचोगे नहीं तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप अपनी एक मेंटल इमेज बना लेते हो बेस्ड ऑन योर पर्सनल एंड कल्चरल कंडीशनिंग। भाई जो भी आपका एक कल्चर है आपके घर में, सपोज आपने ये देखा है कि लेडीज़ हमेशा एक लिमिटेड उसमें रहती है, जेंट्स को पैसे कमाने हैं, या आपके घर में कभी किसी ने कोई अलग प्रोफेशन नहीं अपनाया, तो जो आपका कल्चरल कंडीशनिंग है उसी हिसाब से आपका दिमाग सोचेगा, उससे बाहर बहुत मुश्किल है कि सोच पाए। We may call this phantom self the ego. It consists of mind activity and can only be kept going through constant thinking। और इसीलिए आप जो है ना constant thinking के जाल में फंस जाते हो। The term ego, और यही ईगो है अहम, जो conditional thinking से बनती है। The term ego means different things to different people, but when I use it here, it means a false self। एक ऐसा झूठ, मतलब फॉल्स सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ ऐसा कह रहे हो जो झूठ है। क्रिएटेड बाय अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड। अनकॉन्शियस, आपने अनकॉन्शियसली माइंड से खुद को आइडेंटिफाई किया है और फिर अपने बारे में एक धारणा बना ली है। टू द ईगो द प्रेजेंट मोमेंट हार्डली एग्जिस्ट। ईगो के लिए वर्तमान क्षण महत्व ही नहीं रखता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओनली पास्ट एंड फ्यूचर आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। केवल भूत और भविष्य यही उसके लिए महत्वपूर्ण है। दिस टोटल रिवर्सल ऑफ द ट्रूथ अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट इन द ईगो मेड द माइंड इज सो डिसफंक्शनल। और इसीलिए जो माइंड है ना वो बहुत डिसफंक्शनल होता है। इट इज ऑलवेज कंसर्न विद कीपिंग द पास्ट अलाइव because without it who are you? It constantly projects itself into the future
to ensure its continued survival and to seek some kind of release or fulfillment there. It says one day when this, that or the other happens, I am going to be okay. हमारे दिमाग में ये विचार चलते रहते हैं ना कि ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा. तो ये एक अवधारणा पे आधारित आप सोचते हो. It is even when the ego seems to be concerned with the present, it is not the present that it sees. It misperceives it completely because it looks as it through the eyes of the past. और अगर आपकी ईगो आपके वर्तमान के बारे में सोचती भी है तो वो उन आँखों से देखती है खुद को जो आँखें उसके पास्ट से प्रभावित हैं. मतलब आज जैसे आप पास्ट में बहुत सारी चीज़ों में फेल हो गए हो, तो इसकी बहुत संभावना है कि आप वर्तमान में खुद को सफल होता हुआ ना देखो, क्योंकि आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो हावी रहेगा आप पे. और इट रिड्यूसेस द प्रेजेंट टू अ मीन्स टू एन एंड दैट ऑलवेज लाइज इन द माइंड प्रोजेक्टेड फ्यूचर. ऑब्जर्व योर माइंड एंड यू विल सी दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स. द प्रेजेंट मोमेंट होल्ड्स द की टू लिबरेशन. जो प्रेजेंट मोमेंट है, लिबरेशन की चाबी उसी के पास है. बट यू कैन नॉट फाइंड द प्रेजेंट मोमेंट एज लॉन्ग एज यू आर योर माइंड. लेकिन आपको यह तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप खुद को माइंड से आइडेंटिफाई करते हो. अब प्रश्न आता है, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई एबिलिटी टू एनालाइज एंड डिस्क्रिमिनेट. मैं अपनी जो क्षमता है एनालिसिस करने की, मैं उसको खोना नहीं चाहता. आई वुड नॉट माइंड लर्निंग टू थिंक मोर क्लियरली. हाँ, ये बात ठीक है कि मैं और क्लियरली थिंक करना सीखूं फोकस्ड वे में. बट आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई माइंड. लेकिन मैं अपने दिमाग को खोना नहीं चाहता. ये एक प्रश्न है मेरे और आप जैसे लोगों का. द गिफ्ट ऑफ थॉट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग वी हैव. जो सोचने की शक्ति है, ये तो एक बहुत प्रेशियस उपहार मिला है हमें. विदाउट इट वी वुड जस्ट बी अनादर स्पीसीज ऑफ एनिमल. और इसके बिना हम एक पशुओं की प्रजाति होंगी. तो अब ऑथर क्या कहते हैं, द प्रीडोमिनेंस ऑफ माइंड इज नो मोर देन अ स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस. जो ये कॉन्शियसनेस है, इसका लगातार इवोल्यूशन हो रहा है. तो इवोल्यूशन की इस यात्रा में मस्तिष्क का जो डोमिनेंस है वो केवल एक स्टेज है. मतलब मस्तिष्क की एक लिमिटेड भूमिका है. वी नीड टू गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज नाउ. और अब हमें एक ऊपर के लेवल पे जाने की ज़रूरत है एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी. अदरवाइज वी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द माइंड. अगर हमने इस समय ऐसा नहीं किया तो हम अपने मस्तिष्क द्वारा ही तबाह हो जाएंगे. इस समय जो हमारा माइंड है उसने हमें इतना ऑक्यूपाई कर लिया है कि जो हमारी क्रिएटिविटी है वो ज़ीरो होती जा रही है. It has grown into a monster. I will talk about this in more detail later. Thinking and consciousness are not synonymous. सोचना और consciousness ये पर्यायवाची नहीं है. Thinking is only a small aspect of consciousness. जो हमारी consciousness है, चेतना है, उसका एक बहुत छोटा भाग है विचार. Thought cannot exist without consciousness. विचार बिना चेतना के एग्जिस्ट नहीं कर सकते. बट कॉन्शियसनेस डज नॉट नीड थॉट. लेकिन जो चेतना है वो बिना विचार के भी एग्जिस्ट करती है. एनलाइटनमेंट मीन्स राइजिंग अबव थॉट. एनलाइटनमेंट का अर्थ है कि आप अपने विचार से ऊपर उठें. नॉट फॉलिंग बैक टू अ लेवल बिलो थॉट, द लेवल ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट. ना कि आप विचार से नीचे गिर जाएं. मतलब जैसे प्रश्न था ना कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम पशुवत हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि आपको सोचना नहीं है, आपको पशु बन जाना है. ये तो विचार से भी ऊपर उठने की बात हो रही है. इन द एनलाइटनमेंट स्टेट यू स्टिल यूज योर थिंकिंग माइंड व्हेन नीडेड. एनलाइटनमेंट स्टेट में आप अपने थिंकिंग माइंड को यूज करते हो जब उसकी ज़रूरत होती है. बट इन अ मच मोर फोकस्ड एंड इफेक्टिव वे देन बिफोर. लेकिन ज़्यादा फोकस और प्रभावशाली तरीके में. You use it mostly for practical purpose, but you are free of the involuntary internal dialogue. लेकिन हाँ, आप इसका प्रयोग करते हो आपके व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए. और आप
अनैच्छिक आंतरिक जो आपका डायलॉग चलता रहता है उससे फ्री हो, तभी आपके अंदर क्या है, एक कामनेस, शांति आएगी. When you do use your mind, and particularly when a creative solution is needed, you oscillate every few minutes or so between thought and stillness, between mind and no mind. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जब आप अपना दिमाग यूज़ करते हो, जब आपको कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए, तो पता है आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपका दिमाग कैसे ऑक्सिलेट करता है, माइंड एंड नो माइंड, माइंड एंड नो माइंड. क्योंकि नो माइंड की स्टेट में ही आप एनर्जाइज होते हो, और नो माइंड की स्टेट से जो एनर्जी मिलती है उसी से क्रिएटिव सॉल्यूशंस पैदा होते हैं. नो माइंड की स्टेट क्या है कि आप फुली फोकस्ड हो. अब यू आर वन विथ थॉट, यू आर जस्ट बीइंग स्टेट. तो नो माइंड इज कॉन्शियसनेस विदाउट थॉट. Only in that way it is possible to think creatively, because only in that way does thought have any real power. जब आप नो माइंड के स्टेट में होते हो तभी आप क्रिएटिव होते हो. Thought alone, when it is no longer connected with the much vaster realm of consciousness, quickly becomes barren, insane, destructive. केवल अकेला विचार जब वो चेतना से कनेक्ट नहीं है तो वो एक बंजर है, पागलपन है या डिस्ट्रक्टिव विचार है. तो जितने भी ये बड़े आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी बहुत बड़ा राइटर हुआ, गायक हुआ, या जैसे आप देख रहे हो कितने बड़ी बड़ी रंगोली बनाते हैं, ये सब नो माइंड और नो माइंड की फ्रीक्वेंसी में ऑक्सिलेट करते हैं. द माइंड इज एसेंशियली अ सर्वाइवल मशीन. ऑफकोर्स मस्तिष्क एक सर्वाइवल मशीन है. Attack and defense against other minds, gathering, storing and analyzing information. इसका बिल्कुल प्रयोग होता है जब आप किसी दूसरे से बात करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन को लेना या उससे डिफेंड करना, जो एनालाइज करना. दिस इज़ वॉट इट इज़ गुड एट, बट इट इज़ नॉट एट ऑल क्रिएटिव. ये इसमें अच्छा है कि आप किसी से बात कर रहे हो, बहस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट क्रिएटिव. All true artists, whether they know it or not, create from a place of no mind. जितने भी जो क्रिएटिव पर्सन है ना, उनकी क्रिएटिविटी नो माइंड स्टेट से आती है, चाहे उन्हें पता हो या ना हो. फ्रॉम इनर स्टिलनेस, जो अंदर की जो एक स्टिलनेस है ना, वहाँ से. द माइंड देन गिव्स फॉर्म टू द क्रिएटिव इम्पल्स और इंसाइट. उसके बाद माइंड क्या करता है, क्रिएटिव इम्पल्स और इंसाइट देता है. Even the great scientists have reported that their creative breakthroughs came at a time of mental quietude. मतलब जो महान वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भी ये बताया है कि जो बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो उनको तब आए जब वो मानसिक रूप से बिल्कुल शांत थे. दिस सरप्राइजिंग रिजल्ट ऑफ अ नेशन वाइड इंक्वायरी among America's most eminent mathematician, including Einstein, to find out their working method was the thinking plays only a subordinate part in the brief, decisive phase of creative act itself. मतलब इसमें कहा गया है कि एक जो नेशन वाइड इंक्वायरी हुई, अमेरिका के जो जाने माने गणितज्ञ थे या आइंस्टाइन जैसे लोग थे, उनके ऊपर जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो उन सब ने यही बताया कि जो हमारा सोचना है वो एक बहुत छोटा रोल निभाता है. सो आई वुड से दैट द सिंपल रीज़न वाई द मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट्स आर नॉट क्रिएटिव इज़ नॉट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू थिंक, बट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्टॉप थिंकिंग. इसलिए जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो क्रिएटिव चीज़ें क्यों नहीं करते, क्योंकि वो दे डू नॉट नो हाउ टू स्टॉप थिंकिंग. वो सोचते बहुत हैं तो इसलिए वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स कर जाते हैं. बट जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं वो आपने देखा होगा कि वो घंटों अकेले रहते हैं, चुप रहते हैं, मतलब बहुत कम उनको बोलना पसंद है, या वो अपने अंदर कामनेस में रहते हैं. इट वॉज नॉट थ्रू द माइंड, थ्रू थिंकिंग दैट द मिरेकल दैट इज लाइफ ऑन अर्थ ऑन योर बॉडी वर क्रिएटेड एंड आर बीइंग सस्टेन्ड. देयर इज क्लियरली एन इंटेलिजेंस एट वर्क दैट इज फार ग्रेटर देन द माइंड. अपने अंदर एक इंटेलिजेंस है ना जो कि माइंड से कहीं ज़्यादा बढ़कर है.
क्यों आप इसको ऐसे समझ सकते हो, हाउ कैन अ सिंगल ह्यूमन सेल मेजरिंग 1000 of an inch across contain instructions within its DNA that would fill 1000 books of 600 pages each. मतलब कैसे एक छोटी सी जो ह्यूमन सेल होती है उसमें DNA की उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखी जाती है कि उस इंफॉर्मेशन को जब आप पन्नों पे उतारोगे तो आपको लगभग 600 पेज लगेंगे. The more we learn about the working of the body, the more we realize just how vast is the intelligence at work within it and how little we know. हम जितना अपने शरीर के बारे में सीखेंगे हमें रियलाइज होगा कि जो एक इंटेलिजेंस है जो काम कर रही है हमारी बॉडी में, वो उसके बारे में हमें कितना कम पता है. When the mind reconnects with that, it becomes a most wonderful tool. It then serves something greater than itself. जब माइंड इससे कनेक्ट करता है, इस इंटेलिजेंस से, तब वो कुछ अच्छा सर्व करता है. अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है कि इमोशन क्या है. द बॉडीज रिएक्शन टू योर माइंड. आपकी बॉडी का आपके माइंड के लिए क्या रिएक्शन है, वो एक उसे इमोशन का नाम दिया गया है. What about emotions? I get caught up in my emotions more than I do in my mind. मतलब किसी ने क्वेश्चन कहा है कि इमोशंस क्या हैं, और मैं अपने मस्तिष्क से ज़्यादा अपनी इमोशंस द्वारा ज़्यादा पकड़ा जाता हूँ. तो इसमें लिखा गया है कि माइंड इन द वे आई यूज़ द वर्ड इट नॉट जस्ट थॉट, इट इंक्लूड्स योर इमोशंस एज वेल एज ऑल अनकॉन्शियस मेंटल इमोशनल रिएक्टिव पैटर्न. मस्तिष्क में केवल थॉट ही नहीं है, मस्तिष्क में वो सारे इमोशन भी हैं जो कहाँ से पैदा हुए हैं, आपके अनकॉन्शियस मेंटल इमोशनल रिएक्टिव पैटर्न्स से इकट्ठा हुए हैं. इमोशन अराइजेज एट द प्लेस वेयर माइंड एंड बॉडी मीट. जहाँ माइंड और बॉडी मिलते हैं वहाँ इमोशन पैदा होता है. इट इज़ द बॉडीज रिएक्शन टू योर माइंड. यह शरीर का आपके माइंड मस्तिष्क को रिएक्शन है. और यू माइट से अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड इन द बॉडी, या आपके मस्तिष्क का आपके शरीर पे रिफ्लेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, एन अटैक थॉट और अ हॉस्टाइल थॉट विल क्रिएट अ बिल्डअप ऑफ एनर्जी इन द बॉडी दैट विल कॉल एंगर. जैसे किसी ने आप पे हमला किया तो आपके शरीर में क्रोध पैदा हुआ. द बॉडी इज गेटिंग रेडी टू फाइट, और बॉडी क्या है, लड़ने के लिए तैयार हो गई. द थॉट दैट यू आर बीइंग थ्रेटन्ड फिजिकली और साइकोलॉजिकली causes the body to contract, and this is the physical side of what we call fear. Research has shown that strong emotions even cause changes in the biochemistry of the body. रिसर्च तो यहाँ तक दिखाते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं वो आपकी बायोकेमिस्ट्री जो है, जो शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें भी बदलाव कर देते हैं. These biochemical changes represent the physical और मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ इमोशन. ये जो जैव रासायनिक बदलाव हैं ये आपके इमोशन का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है. ऑफ कोर्स यू आर नॉट यूजुअली कॉन्शियस ऑफ ऑल योर थॉट पैटर्न, एंड इट इज़ ऑफन ओनली थ्रू वॉचिंग योर इमोशन दैट यू कैन ब्रिंग दैम इनटू अवेयरनेस. द मोर यू आर आइडेंटिफाइड विद योर थिंकिंग, योर लाइक डिसलाइक जजमेंट इंटरप्रिटेशन, विच इज़ टू से द less spent you are as the watching consciousness, the stronger the emotional energy charge will be, whether you are aware of it or not. ये यहाँ पे रिपीट किया गया है कि जितना ज़्यादा आप अपनी थिंकिंग, अपनी पसंद, अपने नापसंद, अपनी जजमेंट, अपने इंटरप्रिटेशन से खुद को आइडेंटिफाई करोगे, उतना ही आपकी जो इमोशनल एनर्जी है वो चार्ज होगी. इफ़ यू कैन नॉट फील योर इमोशन, इफ़ यू आर कट ऑफ फ्रॉम दैम, यू विल इवेंचुअली एक्सपीरियंस दैम ऑन अ प्योरली फिजिकल लेवल. और अगर आप अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाते हो तो फिर आप फिजिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम ज़रूर महसूस करोगे. अ ग्रेट डील हैज़ बीन रिटन अबाउट दिस इन रिसेंट ईयर, सो वी डोंट नीड टू गो इन टू इट. A strong unconscious emotional pattern may even manifest as an external event that appears to just happen to you.
अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न है तो वो एक एक्सटर्नल इवेंट के रूप में भी मैनिफेस्ट हो जाता है। If you have difficulty feeling your emotion, start by focusing attention on the inner energy field of your body. अगर कोई इमोशन है जो आप बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, आपको फील नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी अटेंशन को फोकस करो जो आपकी इनर एनर्जी फील्ड है बॉडी का, उस पर फील द बॉडी फ्रॉम विद इन, अपनी बॉडी को अंदर से फील करो। दिस विल ऑल्सो पुट यू इन टच विद योर इमोशन। इससे आप अपनी इमोशंस के टच में आना शुरू करोगे। मतलब बेसिकली इस यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कोई जैसे कोई दुख है आपकी लाइफ में और आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो, तो वो इमोशनल अनकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न एक फिजिकल इवेंट के रूप में भी आपके जीवन में आ सकता है। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। चलो इसके आगे का जो है कि हम इमोशन से कैसे इमोशन को कैसे समझें और इमोशनली खुद को कैसे हील करें, इसका हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। टेक केयर।